ये जो स्क्रीन के ऊपर आप महिला देख रहे हैं, इनका नाम है एलिजाबेथ लॉफ्टस, और इन्होंने एक प्रयोग किया था, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था आपकी किसके ऊपर, आपकी स्मृति के ऊपर। ठीक है, तो उनका क्या एक्सपेरिमेंट था, क्या बोलती है वो स्मृति के बारे में, उसको देखेंगे हम आगे। लेकिन उसके पहले हम कुछ चीज देख लेते हैं। हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो के अंदर किसके बारे में, हम बात कर रहे थे लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में, यानी कि दीर्घकालिक स्मृति के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और उसी में हमने देखा था कि किस प्रकार से इसके अंदर अलग अलग स्मृतियां होती हैं और उसके अंदर कौन कौन से डिवीजन होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसके ऊपर है, वो है फेलियर के ऊपर। ठीक है, या फिर जिसे आप कहते हैं फॉरगेटिंग। ठीक है, कोई चीज हम भूल जाते हैं, हमारा पढ़ा हुआ हमको याद नहीं रहता। ठीक है, भूलने की बात करेंगे। ठीक है, भूलना, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं विस्मरण। ठीक है, स्मरण मतलब आपके स्मरण में क्या है, आपके स्मरण में है चीज की तीन प्रकार के इतिहास है, मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट इंडिया एंड मिडिवल इंडिया, ये आपके स्मरण में है। लेकिन आपके विस्मरण में क्या है, आपके विस्मरण में क्या भूल जाते हैं आप ये भूल जाते हैं कि 1942 में क्या हुआ था। ठीक है, 1921 में क्या हुआ था, आपका चौरी चौरा कब हुआ था। ठीक है, आपका जो बंगाल का विभाजन कब हुआ था, इस प्रकार की चीजें, उसमें कौन कौन लीडर थे, कौन कौन लीडर नहीं थे। ठीक है, वहां पे आपका जो ग्रुप बने थे, ठीक है, नरम दल गरम दल, उसमें कौन कौन थे, कौन कौन नहीं थे, वो सब चीजें आप भूल जाते हैं, विस्मरण। तो आज का सवाल यही है कि विस्मरण जो होता है ये किस कारण से होता है और इसके पीछे कौन कौन से ऐसे प्रमुख कारण है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं आपका जो विस्मरण है ना, आपके विस्मरण के कारक क्या है, विस्मरण का कारण। ठीक है, विस्मरण का कारण यानी रीजंस फॉर फॉरगेटिंग। ठीक है, आपके भूलने के लिए पीछे रीजन कौन से हैं उनकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए चार प्रमुख प्रकार के रीजन होते हैं यहाँ पे। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है आपका एनकोडिंग फेलियर। ठीक है, यानी कि क्या हो गया यहाँ पे, कूट संकेतन विफलता। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कूट संकेतन विफलता। यानी कि एनकोडिंग मालूम है ना आपको, आपके सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से किस प्रकार से आपके मेमोरी के अंदर चीजें एनकोड होती हैं। ठीक है, जो भी आप देखते हैं, तो वहीं पर क्या हो गई है, आपकी एनकोडिंग फेलियर हो गई है। मतलब जो भी सूचना, जो भी जानकारी आप ये एक्सप्लेन करते हैं आगे। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारे पास डीके और डिसयूज। ठीक है, यानी कि स्मृति का क्या हो गया, वहां पे स्मृति क्षय हो गई है ना, जिसका इस्तेमाल नहीं करेंगे वो क्या हो जाएगा, वहां से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो दो प्रकार के हैं, एनकोडिंग फेलियर और डीके डिसयूज, ये आपने देख लिया। कूट संकेतन में विफलता हो जाएगी या फिर स्मृति का क्षय, आपने कभी याद ही नहीं किया, आपने पढ़ लिया एक बार, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, लेकिन उसके बाद क्यूआईएम के बारे में आपने देखा ही नहीं, उसके अंदर क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। ठीक है, अतली कमेटी ने क्या क्या कहा, वो सब आपने कभी देखा नहीं, कभी आपने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका जो है, आप उसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, अतली कमेटी कब आई थी, क्या किया था, वो सब भूल जाएंगे आप। ठीक है, 1955 में क्या क्या हुआ था, प्लानिंग कमीशन ने क्या क्या बताया था, वो सब चीजें आप पढ़ते नहीं है बार बार, तो क्या होगा, वो सब आप भूल जाएंगे। ये तो दो कारण हो गए, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए तीसरा कारण एक और क्या है, एक और है आपका प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। है ना, इंटरफेयर करना क्या होता है, आप हमारी बातों की, ये एक आदमी है, ये लड़ाई कर रहा है, और ये दूसरा आदमी है, ये लड़ाई कर रहा है। ठीक है, ये दोनों लड़ाई कर रहा है, बाहर से कोई आके क्या कर देता है, यहाँ से आके इंटरफेयर करता है, हस्तक्षेप करता है कि देखिए भाई साहब, बहन जी, जो भी आप हैं, आप क्या मत करिए, आप लड़ाई मत करिए। ठीक है, शांति का माहौल बनाए रखें, आप सोशल सेटिंग के अंदर हैं, आप शांति का माहौल बनाए रखें। तो ये लोग क्या बोलते हैं, आप क्या मत करिए हमारे बीच में, ये हमारा पारिवारिक मामला है, ये हमारा निजी मामला है, इसके बीच में आप क्या ना करें, इसके बीच में आप इंटरफेरेंस ना करें, इसके बीच में आप हस्तक्षेप ना करें। ठीक है, तो वैसा ही हस्तक्षेप होता है आपके किसके अंदर, आपकी स्मृति के अंदर। और पहला वाला जो हम कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सॉरी, पहला वाला जो है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आपका प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि सक्रिय हस्तक्षेप। ठीक है, इसे हम कहते हैं सक्रिय हस्तक्षेप। और दूसरा वाला हमारे पास है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रेट्रोएक्टिव। रेट्रो मतलब 1970s 80s की मूवी जो थी, 90s की जो मूवी थी, वो कौन सी मूवीज थी, वो सब रेट्रो मूवीज थी। ठीक है, तो इसके अंदर अलग अलग फर्क है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये चार प्रकार के आपने देखा कारण है, जिसके कारण प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में देखिए क्या होता है, सक्रिय में क्या होगा कि ऑलरेडी आपकी मेमोरी में कोई इंफॉर्मेशन है, अब वो क्या करेगी, वो इंटरफेयर करेगी जो भी आप नई चीज सीखेंगे उसके साथ में। ठीक है, और रेट्रोएक्टिव में क्या होगा कि जो चीज आपने पुरानी सीख ली है, ठीक है, उसको आप रिट्रीव नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि आपने जो है नई जानकारी भी उसके बाद सीख ली है। ठीक है, प्रोएक्टिव में क्या होगा, सक्रिय हस्तक्षेप में क्या होगा कि आपने जो भी पुरानी जानकारी है, ओल्डर इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी स्मृति में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, वो इंटरफेयर करेगी इसके साथ, नई चीजों को सीखने के साथ। ठीक है, और जो रेट्रोएक्टिव में क्या होगा कि आपने जो नई चीज आप जो सीखने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा, पुरानी जो मेमोरी है वो इंटरफेयर करेगी। ठीक है, अभी आगे देखेंगे इनको हम एग्जांपल्स के साथ। तो आपने समझ लिया चार प्रकार के प्रमुख कारण है, पहला क्या है, एनकोडिंग फेलियर,
आपने उसको कूट संकेतन उसका अच्छे से नहीं किया, आपने उसको स्टोर अच्छे से मतलब एनकोडिंग उसकी अच्छे से नहीं की, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को आपने अटेंड ही नहीं किया। दूसरा कौन सा है आपके पास, दूसरा आपके पास डीके क्षय, आपने उसका इस्तेमाल ही करना बंद कर दिया। तीसरा आपके पास है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस और चौथा आपके पास है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इतनी ही पूरी कहानी है जो आपको पढ़नी है आज के लेक्चर में। लेकिन क्या इतने से हमारा काम चलेगा, ये आपका लेक्चर खत्म होता है? नहीं, हमारा काम इतने से नहीं चलेगा। उसके लिए हमको चलना होगा कहां सा, उसके लिए हमको चलना होगा थोड़ा सा इतिहास के अंदर, थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपकी एसटीएम है और ये क्या है, ये आपकी एलटीएम है। याद करिए एसटीएम के अंदर और एलटीएम के अंदर क्या करते हैं। एसटीएम के अंदर आपको बताया था आपको क्या करना होगा, आपको मेंटेनेंस रिहर्सल करना होगा, ठीक है। मेंटेनेंस रिहर्सल मतलब क्या होता है, किसी चीज का बार बार अभ्यास करना, ठीक है। अगर मान लीजिए आप कोई डांस सीख रहे हैं तो बोलते हैं डांस की रिहर्सल में जा रहे हैं, मतलब क्या है, सेम स्टेप्स 1 से लेकर 16 तक के सेम स्टेप्स क्या करते हैं, बार बार उसको रिहर्स किया जाता है, बार बार उसका अभ्यास किया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से आपकी स्मृति के अंदर भी क्या जरूरी है, किसी चीज का मेंटेनेंस जरूरी है, ठीक है। तो इसी मेंटेनेंस रिहर्सल को क्या करना है, जैसे आपको किसी का फोन नंबर याद रखना है, अब ये फोन नंबर तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा, उससे पहले आपको क्या करना होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी में उसको याद करना होगा। उसके लिए क्या करते हैं आप, उसको आप मेंटेनेंस रिहर्सल से करते हैं 1 2 3 4 9 8 9 9, ठीक है, 7 6 4 2, इस प्रकार से आप बार बार बोलते हैं 7 6 4 2 7 6 4 2 1 2 3 4 7 6 3 2 1 2 3 4, इस प्रकार से क्या करते हैं आप उसको मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो मेंटेनेंस रिहर्सल होता है क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लगभग 30 सेकंड तक के लिए आपकी स्मृति में वो सूचना जानकारी रहती है, उसके बाद उसका क्या हो जाता है, वो डीके हो जाती है या फिर वो चली जाती है, ठीक है। क्यों चली जाती है, प्रॉपर एनकोडिंग, वही सब कारण आपके फिर से आ जाएंगे उठ के, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका जो एसटीएम है इसके अंदर क्या करते हैं, मेंटेनेंस रिहर्सल करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं अनुरक्षक पूर्वाभ्यास, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, बार बार वो फोन नंबर का, बार बार किसी के नेम का, ठीक है, बार बार किसी के एड्रेस का, जब आप किसी से पता पूछते हैं तो क्या करते हैं आप उसको बार बार उसके एड्रेस को आप दोहराते रहते हैं, ठीक है, बार बार उसका एड्रेस दोहराते हैं और फिर जो है पेन कॉपी मिलने के बाद उसको नोट कर लेते हैं। तो ये तो बात हो गई आपके एसटीएम की। लेकिन अब चर्चा करते हैं यहाँ पे आपके एलटीएम के अंदर क्या होता है। एलटीएम में क्या करना होता है आपको, एलटीएम में करना होता है आपको इलेबोरेटिव रिहर्सल, ठीक है। क्या करना होता है यहाँ पे, इलेबोरेटिव रिहर्सल यहाँ पे करनी होती है। अब यहाँ पे देखिए मेंटेनेंस रिहर्सल कैसी होती है, एक ही चीज को बार बार दोहराना। लेकिन इलेबोरेटिव रिहर्सल जैसे आपने देखा था क्रैक एंड लोखार्ड के मॉडल के अंदर, वहां पे क्या बोलते हैं, इलेबोरेटिव रिहर्सल की बात करते हैं, यानी कि विस्तृत पूर्वाभ्यास, ठीक है। यानी कि आपको जो है चीजों को खींच तान के आपको पढ़ना होता है, ठीक है। उस चीज के बारे में जितनी जानकारी करेंगे, जितना आप उसका बैकग्राउंड देखेंगे, जितना आप उसका इतिहास देखेंगे, जिसके बारे में और चीजें सीखेंगे, तो क्या होगा, आपको वो चीज लंबे समय तक के लिए याद रहेगी। ऐसा कहाँ करते हैं हम, इलेबोरेटिव रिहर्सल का इस्तेमाल एलटीएम के अंदर करते हैं, ठीक है। लेकिन इलेबोरेटिव रिहर्सल के अंदर क्या होगा, आप उसके कई सारे आयाम देखते हैं आप, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको समझना है, मान लीजिए 1947 में आपको क्या मिली, आपको आजादी मिली, ठीक है। 1947 इज इक्वल्स टू आजादी, ठीक है। इस प्रकार से आप समझते हैं 1947 आजादी, 1940 मान लीजिए आप जो है काफी कम साल 8 साल के हैं आप, ठीक है, या 10 साल के हैं आप, ठीक है। तो आपने इसको समझ लिया 1947 में आजादी मिली, ठीक है। तो इसको आपने समझ लिया, इसको बार बार दोहराया आपने, और अब आपके स्मृति में मेंटेनेंस रिहर्सल के माध्यम से क्या हो गया है, अब ये एलटीएम में चला गया है बाद में, ठीक है। लेकिन इसको आप कैसे समझा, 1947 आजादी, ठीक है, इस प्रकार से आपने समझ लिया इसको। लेकिन जब आपने समझा 1947 में आजादी हमको किसने दिलाई, ठीक है, किसने दिलाई, किसने हम पे राज किया था, कितने सालों तक राज किया था, उसके पहले क्या हुआ था, कैबिनेट कमीशन कब आया था, है ना, अतली कमीशन कब आया था, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, ठीक है। ये सब चीजें जो आप लिंक करते जाएंगे, देन आप कभी नहीं बोलेंगे कि 1947 में जो क्या मिली थी हमको, आजादी मिली थी, ठीक है। यहाँ तो एक जैसे कॉन्सेप्ट है, लेकिन मान के चलिए यहाँ पे देखिए एक शब्द लिखते हैं, इसका नाम है ट्रांसेंडेंटल, ठीक है। ट्रांसेंडेंटल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है ये आपको नहीं मालूम, ठीक है, ये आपको इसका मतलब नहीं मालूम, लेकिन हमने मान लीजिए इसका मतलब बता दिया आपको कि इसका संबंध किससे है, इसका संबंध स्पिरिचुअलिटी से संबंध है इसका, ठीक है, ठीक है। किससे संबंध है इसका, स्पिरिचुअलिटी से है, संबंध है इसका। तो अगली बार जब भी आप ट्रांसेंडेंटल समझेंगे तो क्या समझेंगे आप कि इसका संबंध किससे है, स्पिरिचुअलिटी से है, ठीक है। अब इसके बाद आगे पीछे आपको कुछ नहीं पता ये क्या चीज होती है, ठीक है। तो कोई आपसे पूछेगा ट्रांसेंडेंटल क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, इसका संबंध स्पिरिचुअलिटी से है, हमको इतना ही आता है, ठीक है। आपने बार बार इसको दोहराया, तो ये किसका काम हो गया, ये हो गया आपके एसटीएम का काम, कि ट्रांसेंडेंटल मतलब क्या है, इसका संबंध स्पिरिचुअलिटी से है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको हमने क्या देखा, इसका हमने अभी क्या किया, मेंटेनेंस रिहर्सल किया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका इलेबोरेटिव रिहर्सल। अब देखिए कैसे, ये है आपका ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपका लोकोत्तर, ठीक है, लोकोत्तर इसका मतलब होता है। इसका संबंध किससे होता है, इसका संबंध होता है आपकी स्पिरिचुअलिटी से, ठीक है। और ये कैसे होता है, अबव ह्यूमन एक्सपीरियंस, है ना, मानव
के अनुभव जो होते हैं आम जीवन के, उससे ऊपर की चीज है। जब आप क्या करते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप योग क्रिया करते हैं, है ना, अपर लेवल के मेडिटेशन में आप जाते हैं, ठीक है, धर्म को आपके परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं चीजों को, है ना, वहां पे जब लीन होते हैं आप किसी भी ध्यान में या किसी भी केंद्र पे चीज, मतलब किसी भी चीज पे केंद्र करके आप ध्यान लगाते हैं, ठीक है, तो वो जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, वो जो आपको अनुभव मिलता है, वो आप सामान्य मानव अनुभव नहीं कर सकता, है ना, जो 9 से 6 की नौकरी कर रहा है, ठीक है, जो अपनी दिनचर्या का काम कर रहा है, वो ये सब अनुभव नहीं कर पाएगा, ठीक है। और ये ट्रांसेंडेंटल होता है, क्या होता है, अबव ह्यूमन एक्सपीरियंस, है ना, मानव व्यवहार के या मानव अनुभव के ऊपर की चीज है ये, ठीक है। जो योगी लोग आपने देखा होगा ना, जो योगी लोग रहते हैं वो सब क्या करते हैं, इस प्रकार से ध्यान वगैरह लगाते हैं और वो एक अलग ही स्तर पे स्वयं को लेके जाते हैं, ठीक है। और इसको आपने देखा होगा हर रिलीजन के अंदर कुछ ना कुछ इस प्रकार की बात होती है कि आपको जो क्या करना है, एक बार आपको जाना है मोक्ष की तरफ, ठीक है। तो मोक्ष की तरफ जाने की जो बात होती है ना, आपको चीजों को और अलग से अनुभव करना है, ठीक है, वो सब चीजें जो आती है उसको क्या कहते हैं, वही होता है आपका ट्रांसेंडेंटल, जो एक आम व्यक्ति मानव अनुभव ह्यूमन नहीं कर सकता, है ना, वो चीज आप करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप ट्रांसेंडेंस की अवस्था में जाते हैं। आगे सेल्फ एक्चुअलाइज होकर मास्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे वहां पे किस प्रकार से आता है, ठीक है। तो वो होता है आपका ट्रांसेंडेंटल। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने क्या किया, आपने लोकोत्तर देखा, स्पिरिचुअलिटी देखी, मेडिटेशन देखा, मानव अनुभव देखा, 9 से 6 की जॉब नहीं करनी है, योगी लोग होते हैं, है ना, इस प्रकार की चीजें, मोक्ष की प्राप्ति की ओर जाना है, धर्म से संबंध होता है, तो ये सब चीजें जो आपने देखी, ये सब क्या है, यही है आपका इलेबोरेटिव रिहर्सल, ठीक है। ये क्या कहलाता है, इलेबोरेटिव रिहर्सल, यानी कि इसका पूर्वाभ्यास आपने कौन सा किया है, विस्तृत रूप से किया है ना, विस्तृत रूप से यानी मतलब डिटेल में आपने इसका अभ्यास किया अभी हमारे द्वारा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें एसटीएम की, ये हमारे आप क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं क्यू के बारे में, है ना, क्यू यानी कि संकेत की बात होगी। अब अगर हम देखें यहाँ पे इलेबोरेटिव रिहर्सल, और ये हो गया हमारा कौन सा स्टैंडर्ड, नहीं कौन सा था वो वाला, एस से मेंटेनेंस रिहर्सल, है ना, एसटीएम वाला मेंटेनेंस रिहर्सल और इलेबोरेटिव रिहर्सल एलटीएम वाला। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे संकेत क्यू कितने मिले आपको एसटीएम में या मेंटेनेंस रिहर्सल में, आपको कितने संकेत मिले, आपको केवल एक ही संकेत था जो हमारी आवाज थी, ट्रांसेंडेंस स्पिरिचुअलिटी, ट्रांसेंडेंस स्पिरिचुअलिटी, ट्रांसेंडेंस स्पिरिचुअलिटी। तो ये जो आवाज है ट्रांसेंडेंस बोलते ही ऑटोमेटिकली आप देखिए स्पिरिचुअलिटी आपके कानों में गूंज रहा होगा। ये क्या है, ये एक प्रकार का क्या मिल गया आपको, यहाँ पे क्यू मिल गया, कि जैसे ही क्यू किसका मिला आपको, यहाँ पे साउंड का मिला, ठीक है, या लेटर का मिला आपको, टी लेटर का, ठीक है, आपने सुना ईयर से अपनी और देखा अपनी आंखों से, ठीक है, तो ये आपको संकेत मिला, ये आपको क्यू मिला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिले आपको, एक या दो ही क्यू मिल सकते हैं, या तो शब्द हो सकता है या उसका साउंड हो सकता है, किसके अंदर, मेंटेनेंस रिहर्सल के अंदर आपके पास एक या ज्यादा से ज्यादा आपको दो क्यू या दो संकेत मिल सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर देखते हैं आप इलेबोरेटिव रिहर्सल के अंदर, आपके पास क्या क्या मिला आपको, ट्रांसेंडेंस के साथ स्पिरिचुअलिटी, ये तो मिला ही, उसी के साथ इसका संबंध मिला किससे, आपको आपको मोक्ष से संबंध मिला, इसका आपने मतलब देखा क्या, लोकोत्तर, ठीक है, इसका आपने मतलब देखा कि योगी लोग का संबंध होता है, इसका देखा आपने प्रत्येक धर्म में प्रत्येक रिलीजन में इसकी बात होती है, ठीक है, ट्रांसेंडेंस की। फिर आपने देखा ट्रांसेंडेंस क्या होता है, अबव ह्यूमन एक्सपीरियंस, है ना, जो आम लोग अनुभव नहीं कर सकते, ह्यूमन के अनुभव उससे परे की चीज है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 जस्ट एग्जांपल है, और भी कई सारे हो सकते हैं, जितना आप इसको खींच तान के पढ़ेंगे एक शब्द को। तो यहाँ पे देखिए लगभग लगभग कितने क्यूज है आपके पास, 7 क्यूज है, यानी कि 7 संकेत आपके पास यहाँ पर है इलेबोरेटिव रिहर्सल के अंदर, और दो क्यू आपके पास, एक या दो क्यू कहाँ पे आपके मेंटेनेंस रिहर्सल के अंदर। तो बताइए आपको ये वाली चीज ज्यादा आसानी से आपको याद रहेगी या फिर ये वाली चीज आपको ज्यादा आसानी से याद रहेगी, हमको कौन सी याद रहेगी, हमको रहेगी इलेबोरेटिव रिहर्सल वाली चीज ज्यादा समय तक याद या और अच्छे से याद। क्यों, कारण क्या है उसका, रिट्रीवल क्यूज, ठीक है। हमारे पास जितने पुनर्प्राप्ति के संकेत होंगे, जितने हमारे पास पुनर्प्राप्ति के संकेत होंगे, उतना ही हमारी स्मृति के लिए, उतना ही हमारी मेमोरी के लिए क्या होता है, ये अच्छा होता जाता है, ठीक है। तो आज के बाद ध्यान रखिएगा, जितने आप जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं, मान ली किसी भी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, आप ईपीए एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप डब्ल्यूपीए एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप 1989 की कोई नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं, जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, है ना, अब आपने पढ़ लिया किस साल में आया उतना हो गया, तो ये क्या हो गया आपके एसटीएम में बस चला जाएगा, है ना। लेकिन जब इसके बारे में पढ़ लेंगे आपकी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, उसके पीछे कारण क्या था, भोपाल में 1984 में क्या हुआ था, ठीक है, उस वक्त कौन सी सरकार थी, क्या क्या चीजें हो रही थी, ठीक है, ये सब जब आप पढ़ेंगे डिटेल में, उसके बाद क्या होगा, आप इसके भूलने के चांसेस आपके इसके क्या हो जाएंगे, आपके कम हो जाएंगे, ठीक है। तो जितने ज्यादा रिट्रीवल क्यूज देंगे आप किसी भी इंफॉर्मेशन को, ये आपकी सूचना है, ठीक है, सूचना है आपकी। तो इस सूचना के बारे में जितने ज्यादा से ज्यादा आप रिट्रीवल क्यूज देंगे अपनी स्मृति को, उतना ही क्या होगा, आपको ज्यादा समय तक के लिए या अच्छे से वो चीजें याद रहेंगी, ठीक है। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं और अब बात करेंगे हम क्या, कि आपकी जो जानकारी है, आपकी जो सूचना है, आपकी जो जानकारी है, आपकी जो सूचना है,
यानी कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है ना, उसका, और आपके जो पर्यावरण है, आपकी जो सराउंडिंग है, ठीक है, पर्यावरण, पर्यावरण मतलब यहाँ पे हरा वाला पर्यावरण नहीं, आपके एनवायरनमेंट की बात हो रही है। आपका एनवायरनमेंट किस प्रकार से है, ये कहाँ बैठ के आप उस चीज को, जानकारी को केंद्रित कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो फिर वो बात करेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्या इनके बीच कोई कनेक्शन है, और इसी कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी, यानी कि कूट संकेतन विशेषता। इसको क्या कहा जाता है, कूट संकेतन विशेषता। अभी देखिए कूट संकेतन क्या होता है, ये तो मालूम है आपको कि सूचना जो है हम क्या करते हैं, एनकोड करते हैं अपनी मेमोरी में, इनको हम एंटर कराते हैं अपनी मेमोरी में। ठीक है, अब ये जो एंटर करा रहे हैं, अब यही फर्क पड़ता है कि इसको हम एंटर कहाँ पर करा रहे हैं। ठीक है, इसको आप अपने रूम में एंटर करा रहे हैं, रूम में मतलब रूम में बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप पार्क में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप मेट्रो में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप प्लेन में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप ट्रेन में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सी जगह पे, कौन सी ऐसी विशिष्ट जगह पे, है ना, कौन सी ऐसी विशिष्ट जगह पे आप कर रहे हैं एनकोडिंग किसी भी जानकारी की या किसी भी सूचना की, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तभी देखिए याद करिए, जब आप 10वीं या 12वीं कक्षा में होंगे तो आपके जो एग्जाम्स होते थे वो देखिए कहाँ कराए जाते थे। आप पढ़ रहे हैं इस स्कूल के अंदर, ए स्कूल के अंदर, ये आपका एडमिशन यहाँ पे हुआ है, लेकिन आपको परीक्षा का केंद्र देखिए बोर्ड एग्जाम्स में कहाँ दिया जाता है, आपको किसी बी स्कूल में दिया जाता है। क्यों, वहां पे क्या करना चाहते हैं, वो चीटिंग वगैरह तो रोकना ही चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे जो आपकी एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी है उसको रोकना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे जो पढ़ा है वो आप उसी सेटिंग में अगर आप फिर से देंगे तो ऐसा कहते हैं, रिसर्च में सामने आया है कि आपको जल्दी चीजें वहां पे याद आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पर देखिए जो चीज आपको अपने रूम में याद रहती है वही आपको देखिए एग्जाम हॉल में आप उसको भूल जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब सराउंडिंग का और आपके मेमोरी का कुछ ना कुछ कनेक्शन है, उसी को आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है, कहानी पहुंचती है आपकी 1973 में। 1973 में टुल्विंग, वही जिन्होंने मेमोरी का मॉडल दिया था दो वाला, ठीक है, टुल्विंग, और उनके साथ कौन थे, उनके साथ थे थॉमसन। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि आपका देखिए कि आपकी मेमोरी के पास ये कैपेसिटी है, ये शक्ति है, ठीक है, किसी भी सूचना को, उसकी जो पुनर्प्राप्ति है ना, उसका रिट्रीवल, किसी भी सूचना का रिट्रीवल, रिट्रीवल यानी कि पुनर्प्राप्ति, किसी भी सूचना का रिट्रीवल वो कर सकती है अगर उसने जिस कंडीशन में उसने एनकोडिंग की होगी वो और ये सेम है तो। ठीक है, अगर जिस जगह पे एनकोडिंग हुई थी उस जानकारी की, उस सूचना की, उसी जगह पे उसको ले जाया जाए तो रिट्रीवल जो है, हमको पुनर्प्राप्ति जो है काफी जल्दी हो जाती है। याद करिए कभी कभी आप किचन में जाते हैं या फिर अपने रूम में जाते हैं, आपको बाहर निकल के आते हैं आप मार्केट में, लेकिन आपको सामान याद नहीं रहता, लेकिन जैसे आप रूम में जाते हैं आपको ध्यान आता है कि अच्छा अरे ये भी लेना था या ये हम भूल गए। ठीक है, तो क्यों होता है, क्योंकि एनकोडिंग आपकी कहाँ पे हुई थी, इसी किचन में, रूम में हुई थी कि ये सामान लेने जाना है हमको बाहर, और रिट्रीवल भी कहाँ हुआ आपका, देखिए जब वापस आप आए तो यहीं पर आपका रिट्रीवल ज्यादा जल्दी और फटाक से हो गया। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी, यानी कि कूट संकेतन विशेषता, कि जिस जगह पर आपने कूट संकेतन किया है, अगर आप पुनः उसी जगह पर जाते हैं तो आपको जो रिट्रीवल है, पुनर्प्राप्ति होती है, वो काफी जल्दी और आसानी से हो जाती है। ऐसा किसने कहा, टुल्विंग एंड थॉमसन ने कहा था। ठीक है, अभी जो क्यूज है ना, रिट्रीवल क्यूज हैं, ये जो संकेत हैं दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं बाय एक्सटर्नल हो सकते हैं और दूसरे हो सकते हैं आपके इंटरनल भी। ठीक है, अलग अलग कारकों से। ठीक है, ओके, तो एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी के अंदर हम बात करें तो दो हमारे पास प्रमुख प्रकार से हैं। एक है हमारा कौन सा, एक है हमारे पास कंटेक्स्ट डिपेंडेंट लर्निंग, और दूसरी कौन सी हमारे पास, दूसरी हमारे पास स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग। ठीक है, कंटेक्स्ट डिपेंडेंट लर्निंग यानी संदर्भ, संदर्भ नोट कर लीजिएगा, संदर्भ आश्रित अधिगम, और स्टेट में आपका है अवस्था आधारित अधिगम। ठीक है, लर्निंग। अब यहाँ पर देखिए कंटेक्स्ट मतलब जिस जगह पे आपने, जिस संदर्भ यानी कि जिस जगह पे आपने, जो आपने फिजिकल सराउंडिंग में जिस चीज को आपने याद किया है वहां की बात हो रही है। ठीक है, जिस एनवायरमेंट में जहां पे आपने इसको याद किया है, रूम में याद किया है, किचन में इसको याद किया है, बेडरूम में आपने इसको याद किया है, ठीक है, अपनी क्लासरूम में इसको याद किया है, आपने जहां भी आपने उसको याद किया है वहां पे आपका जो है कंटेक्स्ट डिपेंडेंट लर्निंग क्या बोलता है कि आपको वहां पर वो चीज जल्दी बन जाएगी। ठीक है, तो जहां पर आपका कंटेक्स्ट है, मतलब जो आपकी फिजिकल सराउंडिंग है, जहां पे आप उसको पढ़ते हैं, अगर वहीं पे आप एग्जाम देते हैं, वहीं पे आप टेस्ट देते हैं, तो आपको वो रिट्रीवल करने में ज्यादा समस्या नहीं आती है। याद करिए कभी पढ़ते पढ़ते आप ऊपर छत की तरफ देखते हैं, पंखे की तरफ देखते हैं और तुरंत आपको चीज याद आ जाती है। क्यों, क्योंकि जब आपने एनकोडिंग की होगी तब भी शायद छत या पंखे की तरफ देखते हुए किया होगा, इसलिए आपको जो चीज है वो फटाक से जल्दी आ जाती है याद।
इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं संदर्भ आश्रित अधिगम, कंटेक्स्ट डिपेंडेंट लर्निंग। अब बात करेंगे यहाँ पे स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग के बारे में कि यहाँ पे जो आपकी अवस्था है वो किस प्रकार की है। ठीक है, कि आपकी जो मेमोरी की एनकोडिंग की आपने, ठीक है, मेमोरी की एनकोडिंग की, उसमें आपका जो है एक पर्टिकुलर आपकी जो है शारीरिक, ठीक है, आपकी फिजियोलॉजिकल स्टेट की बात हो रही है, शारीरिक स्टेट की बात हो रही है, और आपकी मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल स्टेट की आपकी बात हो रही है। ठीक है, स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग के अंदर अभी आपने क्या देखा, कंटेक्स्ट डिपेंडेंट। कंटेक्स्ट डिपेंडेंट के अंदर क्या देखा आपने, यहाँ पे आपके एनवायरमेंट में, आपके सराउंडिंग में जहां पे आपने उसको एनकोड किया है वहां की बात हो रही है। लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं, सराउंडिंग। क्या, तो ये क्या मिला, एक क्यू मिला, लेकिन सराउंडिंग के अलावा भी क्या होते हैं, क्यू होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग दूसरा क्यू है। इसके अंदर आपकी फिजियोलॉजिकल स्टेट है ना, आप खड़े होकर याद कर रहे हैं, आप बैठ के याद कर रहे हैं, कौन सी अवस्था में, आप एक पैर पे खड़े होकर याद कर रहे हैं, उल्टा लटक के आप याद कर रहे हैं चीजों को, वो वाली स्टेट। या फिर आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट कौन सी है, एट द टाइम ऑफ एनकोडिंग। ठीक है, कूट संकेतन के दौरान, एनकोडिंग के दौरान आपकी कौन सी अवस्था है, कौन सी स्टेट है आपकी। ठीक है, वो बताती है कि आप अगर दोबारा आप उसी स्टेट में आ जाएंगे तो क्या होगा, आपको चीजें जल्दी जल्दी, मतलब आप उसको रिट्रीवल जो है उसकी पुनर्प्राप्ति आप बड़ी आसानी से कर लेते हैं। याद करिए, जब आप किसी के ऊपर आप गुस्सा करते हैं तो उनके बारे में आपको जो है जितनी भी खराब चीजें हैं, ठीक है, मान लीजिए आपका गुस्सा हुआ है पेन को लेके, लेकिन आप जो है उनके पीछे पानी को लेके भी गुस्सा करते हैं। ठीक है, आपने उस दिन पानी नहीं दिया था, आप उनको बोतल को भी गुस्सा करते हैं कि आपने उस दिन बोतल नहीं दी थी। ठीक है, इस प्रकार की चीजें आपने देखी होंगी, ऐसी होती रहती हैं। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, चीजें रिट्रीव होती हैं फटाफट, कब, जब उस पर्टिकुलर स्टेट में आप होते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप किसी से गुस्सा हैं तो आपको उनके बारे में सारी जो है खराब खराब चीजें उस टाइम याद आएंगी, क्योंकि आपकी कौन सी है, फिजियोलॉजिकल स्टेट कौन सी है आपकी, आपकी है गुस्से वाली। ठीक है, आपके शारीरिक मतलब एकदम पूरे आपके न्यूरॉन्स वगैरह एकदम एक्टिव हैं। ठीक है, एक्टिंग फ्राइन एकदम छूट रहा है, एकदम शूट कर रहा है। ठीक है, तो गुस्से में आपको जो है उनके बारे में सारी खराब चीजें आपको वहां पर याद आएंगी। ठीक है, और जब मान लीजिए आप वहां किसी से प्यार कर रहे हैं तो उस दौरान क्या होगा, उनकी जितनी भी प्यारी प्यारी बातें हैं वो सब आपको याद आएंगी। क्यों, आप क्या कर रहे हैं, वहां पे रिट्रीव कर रहे हैं जानकारी को, सूचना को फटाफट। और कौन सी स्टेट है आपकी, यहाँ पे स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग की बात हो रही है, यानी कि जो आपकी अवस्था है उस अवस्था में आप किस प्रकार से चीजों को रिट्रीव करते हैं, यहाँ पे बात बताई गई है। अभी आपने क्या देखा, आपने देखा दो प्रकार के, एक देखा आपने कंटेक्स्ट डिपेंडेंट और दूसरा आप देखा आपने स्टेट डिपेंडेंट। कंटेक्स्ट में क्या होता है, आपकी सराउंडिंग जिस प्रकार से होगी उस प्रकार से आपको वो क्यू जो संकेत मिलने वाला है वो होगा। स्टेट डिपेंडेंट में क्या होता है आपका, कि आपकी जो भी बॉडी की आपकी जो भी फिजियोलॉजिकल स्टेट है या साइकोलॉजिकल स्टेट है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक या शरीर क्रियात्मक अवस्था जो भी आपकी है, ठीक है, उसके आधार पे आपको रिट्रीवल क्यूज, वो जो जानकारी है आपको फटाफट याद आती है, उसको आप बड़ी आसानी से याद रख पाते हैं, रिमेम्बर कर पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा आपने किसके बारे में, आपने सीखा अभी रिट्रीवल क्यूज के बारे में। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं। अब एक और चीज है देखना है आपको, वो क्या है, रिट्रीवल प्रोसेस के दौरान, है ना, पुनर्प्राप्ति के दौरान हमको जो चीजें काम आती हैं उनमें क्या है, एक है हमारा रिकॉल और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा रिकॉग्निशन। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा प्रतिहान, सॉरी प्रतिहान नहीं, ये है हमारा प्रत्याहान। ठीक है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा है अभिज्ञान, यानी कि रिकॉग्निशन। कॉग्निशन समझते हैं ना क्या होता है, संज्ञान। संज्ञान का ये री कर दिया तो फिर क्या करना है आपको, अभिज्ञान की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पे कि आपकी रिट्रीवल में, आपके पुनर्प्राप्ति में इनका क्या उपयोग है, क्या उपयोग नहीं है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये है मान लीजिए एक एग्जाम, रिकॉल, और ये है रिकॉग्निशन। ठीक है, अभिज्ञान। कभी अगर आपने देखा होगा कि आपने अगर कोई परीक्षा दी है, ठीक है, यहाँ पे क्या करना पड़ता है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स करने पड़ते हैं आपको, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, या फिर आपको जो है यहाँ पर आपको पेपर में ऐसे लिखना है, ठीक है, या फिर आपको आंसर राइटिंग करनी है, तो वो सब क्या चेक करता है, वो सब आपका मेमोरी का रिकॉल की बात करता है। ठीक है, वही अगर आपने कोई परीक्षा दी है जहाँ पे एमसीक्यू टिक करना है आपको केवल बड़ी आसानी से, ठीक है, वहां सब दिया हुआ है, ठीक है, या आपको मैच करना है, ठीक है, 1 2 3 4 और 1 2 3 और एबीसी, ये आपको मैच करना है, तो ये आया है थोड़ा सा आसान पड़ता है। ठीक है, तो रिकॉल में आप देखिए थोड़ा सा आपको ज्यादा समय लगेगा। मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको एक ही शब्द लिखना है, उस पर आपके 2 नंबर 4 नंबर टिके हुए हैं, या फिर ऐसे आपको लिखना है तो आपको सारी चीजें आपको याद करनी है, रिकॉल करना है फटाफट, हमने क्या क्या पढ़ा था, या आंसर राइटिंग करनी है तो भी क्या करते हैं आप वहां पे रिकॉल करते हैं कि आपने क्या क्या यहाँ पे लिखना है, क्या क्या यहाँ पे सुटेबल होगा। लेकिन वही बात करें रिकॉग्निशन की, तो आपने जो देखा है एग्जाम्स होते हैं एमसीक्यू वाले, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम्स होते हैं, वहां आपके सामने आंसर वहीं पे दिया होता है, एबीसीडी में से कुछ एक आंसर है, आपको बस केवल एक टिक करना होता है।
ठीक है, तो ये फर्क है। दो प्रकार की आपकी जो रिट्रीवल हो सकती है मेमोरीज से, दो प्रकार की हो सकती है। एक तो आप रिकॉल करेंगे मेमोरी का, या फिर आप उसको मेमोरी को रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, पहले हम बात करते हैं रिकॉल के बारे में। रिकॉल में देखिए यहाँ पे आपके पास जो क्यू होते हैं, है ना, क्यू को देखा भी अपने, संकेत होते हैं, क्या होते हैं, ये यहाँ पे कम होते हैं, ये यहाँ पे रिकॉल के अंदर लेस होते हैं। ठीक है, रिकॉल के अंदर आपके जो क्यू होते हैं, संकेत होते हैं, काफी ज्यादा कम होते हैं। और यहाँ पर देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपको जो स्मृति में है आपकी, ठीक है, उसको आपको याद करने में क्या होता है, आपको कठिनाई हो जाती है। मतलब आपको मालूम है उसका नाम क्या है, मतलब अभी पूछते, मान लीजिए बेटली का नाम सुना है क्या आपने, ठीक है, तो बेटली ने क्या किया है, वो आपको बेटली का नाम सुना है आपने, सब कुछ मालूम है, ठीक है, इन्होंने किसके बारे में, इन्होंने स्मृति के बारे में बताया है, ये सब मालूम है, लेकिन इन्होंने एग्जैक्ट क्या बताया है वो आप शायद अभी नहीं बता पाए, और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं टिप ऑफ द टंग फिनोमेना। क्या कहते हैं उसे, टिप ऑफ द टंग फिनोमेना कहते हैं। मतलब आपके मुंह तक चीज आ जाती है, बोलते हैं ना कि मुंह तक आ गया लेकिन शब्द नहीं निकल रहा है, वो वाला, वो क्या कहते हैं उसे, उसे हम कहते हैं टिप ऑफ द टंग फिनोमेना। यानी कि आपको मालूम है उस चीज के बारे में, लेकिन वहां पे क्या हो चुका है, आपके रिकॉल का, प्रत्याहन का क्या हो चुका है, वहां पे फेलियर हो चुका है। ठीक है, वहां पे विफल हो चुके हैं आप उस चीज को प्रत्याहन करने के लिए। ठीक है, आपको मालूम है उसका नाम कि कौन, इसने किस चीज के बारे में बताया है, लेकिन आपको क्या हो रहा है वहां पे, प्रत्याहन, उसको आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, टिप ऑफ द टंग फिनोमेना बोलते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि उसका नंबर हमको याद रहता है लेकिन हम उसको बोल नहीं पाते हैं, क्यों, टिप ऑफ द टंग फिनोमेना की वजह से ऐसा होता है। वहां पे क्या हो जाता है, हमारा रिकॉल का फेलियर हो जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए आपका एक और अच्छा फीचर है रिकॉल के अंदर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको हम कहते हैं सीरियल पोजिशन इफेक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सीरियल पोजीशन इफेक्ट। मान लीजिए ये है एक किराना की दुकान और आपके पास है किराने की लिस्ट। ठीक है, आइटम नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते आप आ गए हैं कहाँ तक, आइटम नंबर 20 21 22 23 24। ठीक है, आइटम नंबर 24 तक आ चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो आप देखिए आपको स्टार्टिंग की जो चीजें हैं, है ना, वो आपको जल्दी याद होंगी, और एंड की जो चीजें हैं वो आपको जल्दी याद होंगी। बीच की जो चीजें हैं उसको आप भूल सकते हैं, और घर में आके आप डांट भी खा सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं हम आपका सीरियल पोजीशन इफेक्ट। ठीक है, कौन सी जगह, मतलब कौन सी पोजीशन पे वो चीज है, ठीक है, या जो भी सूचना है वो कौन सी पोजीशन पे है, उसकी वजह से देखिए आपको चीजें याद रहती हैं। आखिरी वाली आपको अच्छे से याद रहेंगी, और बीच वाली आपको भूल जाएंगे, और पहली वाली आपको अच्छे से याद रहेंगी। बात करिए, देखिए एंशियंट इंडिया की चीजें आपको अच्छे से याद रहती है ना, हाँ कि नहीं। मॉडर्न इंडिया की चीजें आपको अच्छे से याद रहती हैं, हाँ कि नहीं। लेकिन जो पूरा लफड़ा होता है कहाँ पे होता है, आपके मिडिवल इंडिया के अंदर होता है। यहाँ पे आप चीजें भूल जाते हैं, कब कौन हुआ, कहाँ आया, कहाँ गया। नहीं, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है आपकी सिचुएशन इसके और इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी लो रहती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है आपका सीरियल पोजीशन इफेक्ट की वजह से। अच्छा, जरूरी नहीं सबके साथ ऐसा हो, लेकिन जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बताया इस प्रकार की चीजें होती हैं। ठीक है, हो सकता है आपका मिडिवल पोर्शन भी अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है। जस्ट एग्जांपल के लिए बताया कि जो चीजें आप पहले याद रखते हैं वो आपको जल्दी याद होती हैं, जो चीजें आप एंड में करते हैं वो भी आपको अच्छे से याद होती हैं, लेकिन जो बीच वाला है मैटर वो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो यहीं से हमारा निकल के क्या आता है, यहीं से हमारा निकल के आता है प्रीमेसी इफेक्ट, और दूसरा हमारा निकल के आता है रीसेंसी इफेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रधानता प्रभाव, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अभिनवता प्रभाव। ठीक है, प्रीमेसी इफेक्ट यानी प्रधानता प्रभाव, जो चीज आपने पहले प्रधान रूप में याद की है ना, गांव के प्रधान होते हैं बड़े बड़े, जो मतलब फर्स्ट पर्सन कौन होगा, प्रधान होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री। तो जो चीज फर्स्ट है, प्रधान है, वो आपको क्या रहेगी, अच्छे से याद रहेगी। और जो चीज आपकी रिसेंसी इफेक्ट है, मतलब जो चीज आप रिसेंट में याद की आपने, है ना, अभिनवता प्रभाव, वो आपको अच्छे से याद रहेगी। अब यहाँ पर देखिए प्रधानता प्रभाव क्यों इफेक्ट करती है, कि आपके एसटीएम में देखिए ऑलरेडी कुछ भी मौजूद नहीं है, अभी आपका एसटीएम पूरा खाली है, जो भी आएगा वो एंटर करेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आपका एसटीएम में कुछ भी नहीं है, ये आता जाएगा, और ये जो रिसेंसी इफेक्ट वाला है ये भी क्या करेगा, ये भी सबसे ये सब देखिए, ये आपका मान लीजिए एसटीएम है। ठीक है, ये आपका एसटीएम है। अब यहाँ से देखिए जो जानकारी आएगी वो कहाँ स्टोर होगी, यहाँ पे स्टोर होगी। उसको मेंटेनेंस रिहर्सल ज्यादा मिलेगा, बार बार शुरू की इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, फिर बीच का आएगा, और फिर अंत में देखिए यहाँ पे अंत में यहाँ से कौन आ गया, यहाँ से ये जो आइटम्स आ गए रिसेंसी वाले आ गए। ठीक है, और रिसेंसी पे मतलब लिस्ट खत्म हो गई, 24 नंबर तक आ गए आपके आइटम्स। इसके बाद अब कुछ भी नया आइटम नहीं आना है, तो वो क्या रहेगा, यहाँ पे मेंटेन होता रहेगा, और स्टार्टिंग वाला जो है वो भी मेंटेन यहाँ पे होता रहेगा। बीच वाले में दिक्कत आ जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम प्रीमेसी प्रभाव, प्राइमेसी इफेक्ट, और इसी को हम बोलते हैं रीसेंसी इफेक्ट।
ठीक है, ओके। इसी के आगे चलते हैं हम। ये आपने देख लिया रिकॉल के बारे में। अब हम देखते हैं यहाँ पे आपके रिकॉग्निशन के बारे में, यानी कि अभिज्ञान के बारे में। रिकॉग्निशन में क्या होता है, आपको ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, आपको केवल करेक्ट आंसर पे आपको टिक करना होता है, आपको मैच करना होता है। यहाँ पे क्या होता है, आपके पास रिट्रीवल क्यूज, आपको यहाँ पे रिट्रीवल क्यूज आपको ज्यादा मिलते हैं, वो संकेत आपको यहाँ पर ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, आपका जो रिकॉग्निशन देखा गया है वो इमेजेस के लिए काफी ज्यादा एफिशिएंट होता है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, और उसमें ह्यूमन फेसेस की अगर हम बात करें तो, ठीक है, रिकॉल करना किसी के फेस को, रिकॉग्नाइज करना, दो बड़ी अलग अलग चीजें हैं, है ना। लेकिन ये जो अभिज्ञान है हमेशा जरूरी नहीं है कि हमेशा सही हो। कभी कभी क्या होता है कि एक स्टिमुलस और ये दूसरा स्टिमुलस, अब यहां पर देखिए ये एक स्टिमुलस है, ये भी एक स्टिमुलस है, इन दोनों के बीच आपको सिमिलैरिटी मिल रही है, एक जैसे लग रहे हैं लगभग लगभग ना, लेकिन क्या ये दोनों एक जैसे हैं, ये है ए और ये है बी। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी स्टिमुलस लिखा हुआ है, ये भी स्टिमुलस लिखा हुआ है, दोनों देखने में कैसे हैं, बिल्कुल फेमिलियर, एक जैसे लग रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। ठीक है, और ये डिफरेंस क्या है, इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों एक जैसी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए आप इस प्रकार से, यहाँ पर देखिए ये जो है ये गोला बना हुआ है, यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, ओवल बना हुआ है, और यहाँ पे देखिए ये रेक्टेंगल बना हुआ है। ठीक है, देखने में बिल्कुल सेम है, स्टिमुलस भी वैसे ही लिखा हुआ है, यहाँ भी स्टिमुलस पूरा एस से लेके एस तक यहाँ पर सेम लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन फर्क किसका है, फर्क ये जो है बाहर है ना, ये इस प्रकार से फर्क है। या ए स्टिमुलस और बी स्टिमुलस देखने में हमको बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, हमको लगेगा हाँ हम तो जानते हैं ये भी स्टिमुलस है, ये भी स्टिमुलस है, हम इनको जानते हैं, लेकिन क्या वास्तव में आप इनको जानते हैं, नहीं। आपकी स्मृति में ये है, आपकी मेमोरी में ये है, ये आपकी मेमोरी में नहीं है, क्योंकि ये कौन सा है, रेक्टेंगल है, लेकिन फिर भी आप क्या बोलते हैं, हाँ हम इसको भी पहचानते हैं, और वहीं पर क्या हो जाता है, वहीं पे हो जाता है आपका फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, बताया किसने आपको, ब्यूटर ने 1978 के आसपास। ठीक है, तो फॉल्स पॉजिटिव कब होता है, फॉल्स पॉजिटिव कब होता है, जब आपको किसी मेमोरी में आपके कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी क्या कर लिया आपने, उसको मेमोरी में है ही नहीं वो चीज, लेकिन फिर भी क्या कर लिया, उसको आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, तब क्या कहेंगे हम, तब क्या हो गया, वहां पे फॉल्स पॉजिटिव हो गया है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम कहां पर, इस तस्वीर के ऊपर, और हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे एलिजाबेथ लॉफ्टस एंड उनका जो एक्सपेरिमेंट था, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट था वहां पर, आई विटनेस। आई विटनेस को क्या बोलते हैं आप, आई विटनेस को आप बोलते हैं प्रत्यक्षदर्शी। ठीक है, आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया भी था प्रत्यक्षदर्शी, सॉरी गलत लिख दिया, प्रत्यक्षदर्शी स्मृति के बारे में, है ना, आई विटनेस मेमोरी, प्रत्यक्षदर्शी की बात करेंगे यहाँ पे। एलिजाबेथ लॉफ्टस ने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो उनके बारे में देखेंगे यहाँ पर क्या क्या चीजें हुई थी। ठीक है, तो इनका फोकस कहाँ पे था, इनका फोकस था मेमोरी के ऊपर, स्मृति के ऊपर, और उसके से भी मेन इंपॉर्टेंट किसके ऊपर फोकस था, कि मेमोरी रिट्रीवल के दौरान कौन कौन सी इनएक्यूरेसी होती है। ठीक है, मेमोरी रिट्रीवल के दौरान इनएक्यूरेसी किस प्रकार की होती है, उन पे इसका ध्यान था। ठीक है, यानी कि स्मृति पुनर्प्राप्ति के दौरान कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, ठीक है, जो गलत होती हैं और जो इनएक्यूरेट होती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो एलिजाबेथ लॉफ्टस हैं, इन्होंने कहा, और कई सारे लोगों ने, आगे आप पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर, उन लोगों ने भी क्या कहा, कि आपकी जो मेमोरी है, आपकी जो स्मृति है, ये क्या है, ये अनचेंजिंग और स्टेबल प्रक्रिया, ठीक है, निर्धारित प्रक्रिया ये नहीं है। ठीक है, ये क्या होती रहती है, ये कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वन, आपकी जो स्मृति है ये क्या होती है, कंस्ट्रक्ट करती रहती है, कंस्ट्रक्ट अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट ये जो है इसमें बदलाव होते रहते हैं आपकी स्मृति के अंदर। ऐसा नहीं आपने 1947 के बारे में कुछ समझ लिया तो बस वही एंड हो गया, वहीं पर वो स्टेबल हो गया, बस आजादी नहीं, उसमें चेंजेस हो रहे हैं ना, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। ठीक है, वो सब चीजें जो हो रही है यहाँ पे, ये कीप ऑन चेंजिंग। ठीक है, तो आपकी जो मेमोरी है क्या होती है, अनचेंजिंग और स्टेबल प्रोसेस बिल्कुल नहीं है, इसमें क्या होते हैं, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, है ना, इसमें बदलाव होते रहते हैं, समय अनुसार इसके अंदर बदलाव होते रहते हैं। ठीक है, जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपडेट करते हैं अपनी स्मृतियों को। ठीक है, अपडेट करते हैं अपनी स्मृतियों को, रिवाइज करते हैं, दोहराते हैं अपनी स्मृतियों को। ठीक है, जो भी उनके जीवन में घटनाएं हुई हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ एक मुख्य चीज वो क्या करते हैं, कि जो भी जानकारी, जो भी इंफॉर्मेशन वो गेन करते हैं, ठीक है, आफ्टर द एक्चुअल इवेंट, है ना, भले ही वो करेक्ट हो या इनकरेक्ट हो, ठीक है, भले ही वो राइट हो या भले ही वो रॉन्ग हो, है ना, उसके बावजूद
वो जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना है, वो कहाँ डालते हैं, अपनी जिस कॉन्स्टेंटली चेंजिंग मेमोरी के अंदर यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, तो उसी से देखते हैं हम 1975 का ये एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे वो क्या बोलती हैं कि आई विटनेस टेस्टिमोनी है ना, यानी प्रत्यक्षदर्शी की जो गवाही है ना, टेस्टिमोनी जो है वहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी है वो गवाही दे रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम प्रभावित कर सकते हैं, उसको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कैसे? सूचना देकर, ठीक है, बाय गिविंग इंफॉर्मेशन देकर हम उसको प्रभावित कर सकते हैं आफ्टर द इवेंट। ठीक है, मतलब जो भी चीज घटना हुई है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देके हम उसको क्या कर सकते हैं, वहां पे प्रभावित कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई सारे पिक्चर्स में, आपने देखा होगा कोर्ट रूम होता है, कोर्ट रूम के अंदर इस प्रकार से एक जो है यहाँ पे गवाह खड़ा होता है, ठीक है, गवाह खड़ा है यहाँ पे, यहाँ से वकील आता है और वो बोलता है उस दिन ऐसा केस में ऐसा हुआ, आपने देखा वहां पे हत्या होते हुए, ठीक है, हत्या के दौरान वहां पे वो कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, कुछ एविडेंसेस देता है, उसके बाद इवेंट के बाद में जो मिले वो जानकारी किसको देता है, इसको देता है। और फिर क्या होता है, इसकी स्मृति में बदलाव होते हैं, है ना, एंड कभी कभी अपनी जो गवाही है इससे डामाडोल भी हो जाता है। सेम यही कहना है किसका, एलिजाबेथ लॉफ्टस का भी, कि आपकी जो मेमोरी है कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, इसमें जो है प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं, प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, घटना होने के बाद जो भी जानकारी आपके दिमाग में डाली जाएगी, है ना, वो प्रभावित करती है आपकी स्मृति को भी, आपकी मेमोरी को भी। ऐसा कहना है किसका, ऐसा कहना है एलिजाबेथ लॉफ्टस का। ठीक है, अब होती है प्रयोग की शुरुआत। प्रयोग की शुरुआत में क्या होता है, जो एलिजाबेथ लॉफ्टस हैं क्या करती हैं, उनके पास क्या होते हैं, सब्जेक्ट कौन होते हैं आपको मालूम है, सब्जेक्ट कौन होते हैं, ये होते हैं आपके प्रयोज्य। ठीक है, जो आपके एक्सपेरिमेंट में आते हैं बाहर से स्टूडेंट्स लोग या जो भी आपको लेना है, वो क्या कहलाते हैं, प्रयोज्य कहलाते हैं। इनको क्या दिखाई जाती है, इनको एक 3 मिनट की पिक्चर या 3 मिनट की इनको एक क्लिप दिखाई जाती है, वीडियो क्लिप दिखाई जाती है किसी मूवी से, किसी पिक्चर से। ठीक है, अब उस क्लिप में क्या दिखाया जाता है, दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो है एक क्लासरूम चलती रहती है। ठीक है, यहाँ पे सब बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं और यहाँ पे ये टीचर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे खड़े होकर टीचर पढ़ा रहे हैं, एक क्लास चल रही है यहाँ पे। इतने में क्या होता है, वहां से ये वहां का गेट है, ये गेट से क्या होता है, वहां से 8 लोग आते हैं। कितने लोग, 8 डिमॉन्स्ट्रेटर आते हैं, वहां से इस क्लासरूम में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है पूरा हल्ला गुल्ला करके चले जाते हैं। ठीक है, ये बेंच यहाँ खिसका दे, ये यहाँ पे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। ठीक है, टीचर को यहाँ आ जाएगा, इस प्रकार के जो है पूरा करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, फिर ये कमरा छोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब पहले शांति का माहौल था उस क्लासरूम में, फिर ये 8 लोग आते हैं, पूरा माहौल डिस्टर्ब हो जाता है और फिर ये 8 लोग क्या कर देते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। अब क्लासरूम जो है इस प्रकार की दिख रही है। अब ये जो है वीडियो क्या होता है, वीडियो यहाँ पे एंड हो जाता है। अब क्या दिए जाते हैं, वहां पे उन लोगों को दिए जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्वेश्चन उनको दिए जाते हैं, यानी कि क्या दी जाती है, क्वेश्चन, यानी कि वहां पे प्रश्नावली उनको दी जाती है। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रश्नावली के अंदर क्या होता है, 1 की क्वेश्चन है ना, उसमें एक की सवाल या एक मुख्य सवाल रहता है और बाकी जो 90 हैं वो कैसे रहते हैं, वो फिलर क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, एक मुख्य सवाल रहता है, बाकी जो 90 हैं वो फिलर क्वेश्चंस रहते हैं, ऐसा कहना है। ठीक है, और फिर जो प्रश्न